फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस में आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस की जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कि किसी भी फिजिकल इक्वेशंस को जो हमें गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो भी कोई इक्वेशन हमें गिवन होती है ना, वो करेक्ट है या नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास कोई गिवन इक्वेशन है, उस गिवन इक्वेशन में क्या होती है, दो टर्म्स होती है, जो एक राइट हैंड साइड में लिखी जाती है, सेकंड टर्म क्या होती है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो टर्म रखी गई उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और जितनी भी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे वो 1 है 2 है, उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, सेम होना चाहिए। जितनी भी टर्म्स हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर इंक्लूड है ना, तो इंडिविजुअल टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सबका मैच करना चाहिए। अगर सबका डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करता है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है, और उस इक्वेशन को हम करेक्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो करेक्टनेस एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, जो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, और सोल्व करने का मेथड दोनों का क्या होता है, सेम होता है, इसलिए मैंने एक साथ लिया है। तो देखते देखते किस तरह से होता है। सपोज क्या मेरे पास कोई इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन है मेरे पास, और मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, और ये भी चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है तो ये इक्वेशन करेक्ट भी होगी। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, इधर देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कांस्टेंट के साथ डायमेंशनल एनालिसिस कभी डील नहीं करता, तो इसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट होंगे 2, 4, 1/2 कुछ भी होगी, ठीक है, कांस्टेंट को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने वेरिएबल्स हैं उन टर्म्स को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका, इन तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो ये इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी, और ये इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होगी। तो चेक करते देखिए, एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है, ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन, टी नोटेशन फिर किसकी होती है, टाइम की। नोटेशन आपने याद रखनी कि वो किस चीज की है, वो आपको सिर्फ इक्वेशन देंगे। तो देखिए एस डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को किस फॉर्म में मेजर करते हैं, इन फॉर्म ऑफ लेंथ, और जब ये लेंथ की फॉर्म में मेजर हो रहा है तो यहाँ पर मास की और टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0, सो एल की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में मेजर होता है, लेंथ की फॉर्म में। ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए इस टर्म में दो वेरिएबल है u एंड t। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, हमें बात करनी सिर्फ टर्म से, वो इनिशियल है फाइनल वो कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम अगर हमें इसका फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m0 l1 t -1, क्योंकि t नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ये बन गया इसका वेलोसिटी का, यहाँ पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, m0 l1 t -1। फिर निकालते हैं t, टाइम ही तो है, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से, तो यहाँ पे t की पावर क्या है, 1। देखिए जिनकी वैल्यू 0 है ना, अगर मैं वो नहीं भी लिख रही तब भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, यहाँ पे सिर्फ L1 लिख दूं तब भी ठीक है। रीजन क्योंकि जो टर्म्स इंक्लूड नहीं है इन द सेंस उन टर्म्स की पावर क्या है, 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 होना मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस हाफ को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, a इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहां से निकाल लिया, वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यहां से हमने ये निकाल लिया। इसको यहां पुट करेंगे, ठीक है, इसको यहां पुट करेंगे तो वेलोसिटी का क्या रखा है, l1 t -1 ये था, अपॉन में टाइम की वैल्यू 1। अगर ये टाइम ऊपर जाता तो टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, -1। बेस सेम, पावर क्या होगी टाइम की, ऐड होगी, -1 ये -1 ये, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, -2।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, L1 t रेज टू द पावर -2। ठीक है, मैंने m को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर m इंक्लूडेड ही नहीं है इन द सेंस उसकी पावर क्या है, 0 है। यहां से देखिए t रेज टू द पावर 2, t को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t को रिप्रेजेंट करते हैं हम t से, ठीक है, कैपिटल T से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। और यहाँ पे t की वैल्यू अगर पावर 1 की तो 1 ले लेते हैं, पावर कितनी है 2, तो t की पावर भी हम क्या कंसीडर करेंगे 2। अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए और इन दोनों को कंबाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरी टर्म तो ये एक है ना, पूरी टर्म का चाहिए हमें तो, और यहाँ पे पूरी टर्म ये एक है। सो यहाँ से देखिए m की वैल्यू क्या होगी हमारी, कुछ नहीं है, 0 है। l की वैल्यू इधर नहीं है तो l रेज टू द पावर 1, यहाँ पे t रेज टू द पावर -1, ये t रेज टू द पावर +1। बेस सेम, मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या होती है, एड, -1 + 1 क्या बन गई 0, सो t रेज टू द पावर क्या होगी 0। इस तरफ क्या था, इस तरफ सेम ही था, इसको एज इट इज लिख लो, प्लस इन सबको कंबाइन करते हैं। यहाँ देखिए m की वैल्यू नहीं है, इन द सेंस वैल्यू क्या है 0, l की पावर कितनी है 1, t की पावर -2 और यहाँ पे +2 हो गई 0, सो t रेज टू द पावर क्या बन गई 0। तो यहाँ देखिए क्या डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ रहे हैं इंडिविजुअल टर्म्स के, अगर सेम आ रहे हैं इन द सेंस ये क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करिए इक्वेशन, और अगर ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करिए इन द सेंस दिस इक्वेशन इज ए करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। एग्जांपल के लिए हम कोई और इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, सपोज जैसे ये चेक किया, अगर हमें कोई और इक्वेशन गिवन हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। सो सेकंड इक्वेशन में कंसीडर कर रही हूँ कोई भी, सपोज किया हमारे पास क्या है v = u + at। ये बेसिक सी इक्वेशन है, इक्वेशन आपको पेपर में गिवन होगी, आपको सिर्फ चेक करना है, ठीक है। और इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल गिवन है ना, वो वेरिएबल क्या है, वो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, आपको नोटेशन पता होनी चाहिए। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है v = u + at, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हमें बताना है ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, या कोई ये बोल दे ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। निकालने का मेथड तो सेम ही है, क्योंकि अगर वो होमोजेनिटी है को फॉलो कर रही है इन द सेंस करेक्ट भी है। सो यहां से देखिए v इज द फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, है तो दोनों टर्म्स वेलोसिटी, और दोनों वेलोसिटी है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सेम ही होगा, यहाँ से तो दिख ही रहा है। यहाँ पे at क्या है, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। हमें क्या पता है एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये टाइम मल्टीप्लाई में, देखो टाइम से टाइम कट के ये भी किसके इक्वल बच रहा है, v के इक्वल ही तो बच रहा है। तो ऐसे भी हम देख के पता चल रहा है कि ये करेक्ट है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है करेक्ट है, क्योंकि ये भी वेलोसिटी बची, ये भी वेलोसिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या बचा है वेलोसिटी के इक्विवेलेंट ही बचा है। ठीक है, अगर प्रूफ करना है तो देखिए प्रूफ करने के लिए दोबारा से हम ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला था, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं L से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, डिवाइड में टाइम था इसलिए पावर -1 इज इक्वल टू u भी क्या है वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम t रेज टू द पावर -1। यहां से at, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दोबारा से टाइम डिवाइड में आ गया तो टाइम की पावर -1 तो थी, एक और टाइम डिवाइड में आया तो टाइम की पावर क्या होगी -2। टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया t रेज टू द पावर 1 से। यहां से देखिए n रेज टू द पावर 1, t रेज टू द पावर -1। आप चाहो तो m को इंक्लूड कर सकते हैं पावर 0 लगाकर, l रेज टू द पावर 1, t रेज टू द पावर -1। इनको कंबाइन करते क्या बन रहा है, प्लस साइन है बीच में तो प्लस ही रखना, l रेज टू द पावर 1, t रेज टू द पावर -2 और यहाँ पे t रेज टू द पावर 1 है क्या, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी एड, -2 + 1 किसके इक्वल बचा t रेज टू द पावर -1 के इक्वल। सो यहाँ से देखिए सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो ये किसको फॉलो करिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करिए, और इक्वेशन क्या हमारी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी डायमेंशनल एनालिसिस की जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में। सो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की जो सेकंड एप्लीकेशन है ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन है, उनके बीच में हमें क्या निकालनी है रिलेशन निकालनी है। ठीक है, तो पेपर में क्या होगा आपको एग्जाम्पल के लिए इस तरह से गिवन मिलेगा और आपको क्या करना है इनके बीच में रिलेशन को ड्राइव करना है। सो जैसे देखिए मुझे निकालना क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और इधर से रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। सो देखिए पहले मैं एक एक टर्म्स को उठाती जाऊंगी और मैं उसके बीच में एक रिलेशन ड्राइव करते चलेंगे। देखो फोर्स की रिलेशन निकालनी है, फर्स्ट क्या है मास के साथ,
तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, बट एम के साथ ये एम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, या फिर क्यूब रूट पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता ना। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पावर कंसीडर कर ली, इसकी कुछ भी कर लो आप, आपकी चॉइस है। मैंने सपोज किया ए पावर कंसीडर कर ली, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू द पावर ए। ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाल लिया। सेकंड क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो सेकंड क्या बना ली मैंने, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब v के साथ भी इसकी रिलेशन मुझे नहीं पता, तो मैंने पावर कंसीडर कर ली। यहाँ पर a कंसीडर की थी, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, b। आपकी चॉइस है, आप x y z कुछ भी कंसीडर कीजिए। थर्ड ये मान ली मैंने सेकंड इक्वेशन है। थर्ड ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। सो यहाँ पे भी एक रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन मैंने क्या ड्राइव कर ली, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और r की भी अगर मेरे पास कुछ नहीं पता है तो r रेज़ टू द पावर मैंने क्या कंसीडर कर ली, c। ठीक है, तीन इक्वेशन मेरे पास होगी जो क्या बता रही है, f की रिलेशन बता रही है मास के साथ, वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ। ठीक है, तीनों इक्वेशन किसकी है, फोर्स की। कंबाइन कर सकते हैं, अगर तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट इक्वेशन से m रेज़ टू द पावर a, सेकंड इक्वेशन से v रेज़ टू द पावर b, थर्ड इक्वेशन से r रेज़ टू द पावर c। ये बन गई। ठीक है, आप चाहो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा सकते हो। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कोई कांस्टेंट लगा सकते हो। जैसे अगर किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट तो लगाते हैं ना, तो यहां से मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, दैट इज k। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये वो कांस्टेंट है जिसको हम किसी कोई एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करते हैं तो पता कर सकते हैं, बट डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज हमने पहले ही कर ली ना, कि फर्स्ट रिलेशन में जब क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो हाफ को मैंने क्या किया था, एक्सक्लूड किया था। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस की डिसएडवांटेज है कि वो कांस्टेंट टर्म्स के साथ क्या रिलेशन है उन चीजों को ड्राइव ही नहीं करता है। सो कांस्टेंट मैंने कुछ भी मान लिया कि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से बचा क्या, m रेज़ टू द पावर a, v रेज़ टू द पावर b एंड r रेज़ टू द पावर c। ये बन गया हमारे पास इक्वेशंस। इनमें से जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है हम लिखते चलेंगे। देखो फोर्स, ये क्या है, फोर्स गिवन ही है। फोर्स में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को रिप्रेजेंट करते हैं m रेज़ टू द पावर 1 से। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, क्या था, l की पावर 1 t की पावर -1। एक्सेलरेशन क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम करने से t रेज़ टू द पावर -2। ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, m रेज़ टू द पावर 1, l रेज़ टू द पावर 1, t रेज़ टू द पावर -2 हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने यहां रखा, इक्वल टू k क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एज इट इज रखेंगे। m रेज़ टू द पावर a, m क्या है यहाँ पे देखिए, m क्या है, मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m रेज़ टू द पावर 1, लिखे ना लिखे m लिख दिया, कोई पावर नहीं है, इन द सेंस 1 पावर है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर नहीं लिखा हुआ इन द सेंस पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या होगी a। चलो लिख दिया मैंने। v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l रेज़ टू द पावर 1, t रेज़ टू द पावर -1, t रेज़ टू द पावर -1, और होल की पावर क्या होगी b, क्योंकि वो तो हमने अज्यूम कर रखी है, तो जो अज्यूम कर रखी है वो होल की पावर रखनी है। r क्या है यहाँ पे, r इज द रेडियस। रेडियस को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, इन द सेंस लेंथ की फॉर्म में ही मेजर करते हैं, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l से। तो ये हो गया l रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, और इसकी होल की पावर क्या थी, c। पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इधर वाली तो एज इट इज रहेगी, m रेज़ टू द पावर 1, l रेज़ टू द पावर 1, t -2 इक्वल टू k एज इट इज। यहां पर देखिए m की पावर अगर इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाएगा, ये a की और 1 की मल्टीप्लाई होके m रेज़ टू द पावर a हो गया। b की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो l की पावर b, -1 की b के साथ तो -b। ठीक है, यहां से भी हट गया। c के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया c। पावर के ऊपर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बन गया था कंबाइन। यहाँ पे टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, m रेज़ टू द पावर a है, कहीं पे और m की टर्म है नहीं है, तो m रेज़ टू द पावर a एज इट इज। ठीक है, चाहे तो कंबाइन कर लेते, चलो l की पावर b और यहाँ पर l की पावर है c। l की बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई का केस है ना, कोई साइन नहीं, इन द सेंस सब क्या है, मल्टीप्लाई में बेस सेम, पावर क्या होगी, ऐड होगी। l की पावर क्या होगी, b यहां से c यहां से, तो l की पावर b प्लस c।
यहां से देखिए टी की पावर क्या है माइनस बी, सो ये हो गया टी रेज टू द पावर माइनस बी, ये बन गया। आप कंपेयर कीजिए दोनों साइड की टर्म्स को, m की पावर यहां पर a है, यहां पर m की पावर कितनी है 1, इन द सेंस a की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी, l की पावर है b प्लस सी, यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, इन द सेंस b प्लस सी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। जब हमारी पावर इक्वल होंगी तभी तो दोनों साइड की टर्म्स क्या होंगी इक्वल होंगी ना, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से इक्वल टू 1। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट माइनस बी इधर क्या है -2, सो माइनस बी इज इक्वल टू क्या है -2, माइनस से माइनस कटा तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पर पुट करें अगर इस वाली इक्वेशन में b इज इक्वल टू 2 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, c की वैल्यू क्या आ रही है -1। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, थर्ड ये वाली, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज हमें क्या बता रही है, इनके बीच में रिलेशन बता रही है, वो देखिए कैसे। अगर पावर 1 है इन द सेंस उसकी पावर हम फॉर्मूले में भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, अगर पावर 2 है तो फॉर्मूले में भी क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका क्या था हमारे पास f इज इक्वल टू के m रेज टू द पावर a की वैल्यू है 1, सो m की पावर 1, m को स्मॉल m लिखा हुआ है, स्मॉल m उन्होंने क्या गिवन दिया है स्मॉल m, तो स्मॉल m ही कंसीडर करेंगे। स्मॉल m पावर 1 लिखू ना लिखू, ठीक है, तो पावर 1 वैसे भी होगी। सेकंड देखिए v की पावर b, v रेज टू द पावर b, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2, तो b के प्लेस पे 2 रख दो, तो v का स्क्वायर हो गया। r रेज टू द पावर c, c की वैल्यू क्या है -1, या तो मैं ये लिखूं r रेज टू द पावर -1, पावर ऊपर माइनस की तो नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, पावर का साइन चेंज होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई में तो इसको कहां लेके जाएंगे डिवाइड में लेके जाएंगे। अगर पावर नेगेटिव है तो ऊपर नहीं लिखा जाएगा, कहां लिखा जाएगा नीचे पावर के साथ। अब पावर 1 है, लिखे ना लिखे 2 होती तो लिख देते हैं। तो ये क्या बन गई रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कोई भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। कोई और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव v इन ए रॉड में डिपेंड अपॉन, वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक वेव की जो डिपेंड करती है किस पे यंग मॉडुलस पे, एंड सेकंड डिपेंड करती है किस पे डेंसिटी पे, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में हमें क्या करनी है एक रिलेशन ड्राइव करनी है। तो देखिए निकालनी किसकी रिलेशन है वेलोसिटी की, किसके साथ निकालनी है यंग मॉडुलस के साथ और डेंसिटी के साथ। सेम एक एक को कंसीडर करते चलेंगे और उसके साथ रिलेशन ड्राइव करते चलेंगे। मैंने क्या कंसीडर कर लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी की फर्स्ट वाले में क्या था यंग मॉडुलस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लिया मैंने यंग मॉडुलस के। अब रिलेशन मुझे नहीं पता कैसे है तो मैं इसकी पावर कंसीडर कर लेती हूँ, सपोज किया इस बार मैंने x कंसीडर कर ली, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले कंडीशन से देखिए वेलोसिटी की रिलेशन निकालनी है, किसके साथ निकालनी है डेंसिटी के साथ, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d मान लिया। रिलेशन मुझे नहीं पता तो इसकी टर्म मैंने कंसीडर कर ली z, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली, सपोज किया z इसकी पावर कंसीडर कर ली। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू yx और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया d रेज टू द पावर z के। अब y क्या था पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तभी तो हम कंबाइन करके रखेंगे ना, सो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया y रेज टू द पावर x एंड d रेज टू द पावर z। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा सकते हैं तो क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लगा लिया, सपोज अगेन k लगा लिया, k हो गया, सो y रेज टू द पावर क्या होगी x और z रेज टू द पावर सॉरी d रेज टू द पावर z। ये बन गई हमारी इनकी बीच की रिलेशन। अब देखते हैं x की और z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। y क्या था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, v क्या है वेलोसिटी एंड d इज द डेंसिटी। वेलोसिटी हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे। v क्या थी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है L1 t रेज टू द पावर -1 हो गया, k एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। y क्या था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए याद रखिए कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कोई भी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर शियर मॉडुलस है, ठीक है। कोई भी 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं और अगर टाइप ना देके ये दे रखा हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिंपली इलास्टिसिटी गिवन हो, साथ में स्ट्रेस, इन सब का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना वो प्रेशर
इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आपको प्रेशर का तो पता ही है। जब आपको ये सब कुछ नजर आए ना कि कौन कौन सी टर्म बताइए मैंने, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, ठीक है, या फिर सिंपली गिवन ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि ये जो टर्म्स होती है ना, इंटर रिलेटेड टर्म्स होती है, वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल के अंदर हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। सो प्रेशर का तो आपको पता ही है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या था हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, पिछले वाले में हमने कैलकुलेट किया था। सो m1 L1 t की पावर -2 अपॉन में एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में ही। ब्रेड्थ भी किस में मेजर होती है, लेंथ की फॉर्म में। सो l की पावर 1 और 1 कंबाइन करके क्या हो गया, l रेज टू दी पावर 2 नीचे हो गई। अब इसको कंबाइन करके लिखे तो क्या आ रहा है, m रेज टू दी पावर 1, l की पावर नीचे 2 है और ऊपर 1 है। क्या होता है, जब बेस सेम और डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट, अपर पावर माइनस लोअर पावर। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर क्या है, 2 है, तो क्या बची, l रेज टू दी पावर -1, t की पावर -2 एज इट इज। ये हो गया किसका फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का। ठीक है, मॉडुलस का, स्ट्रेस का, प्रेशर का एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्या थी, डेंसिटी। अब डेंसिटी का चाहिए हमें फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, जब हमें उसका नॉर्मल फॉर्मूला पता होगा। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों चीजों को किस में मेजर करते हैं, लेंथ की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो क्या हो गया, ऊपर तो मास था m1, नीचे क्या है, 3 बार लेंथ आ रही है, तो l की पावर कितनी हो गई, 3। ठीक है, ये हो गया किसका फॉर्मूला, डेंसिटी का। अब पावर हमने कंसीडर कर रखी थी, y की पावर कितनी थी, x, तो इस फॉर्मूले की पावर होगी पूरे की x, इसकी पावर कितनी है, z, तो इसकी पावर होगी z। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां से देखिए m की पावर क्या बन गई, x, l की पावर -1 मल्टीप्लाई x, l रेज टू दी पावर -x, t की पावर -2 मल्टीप्लाई x -2x। ठीक है, ये बन गया। यहां से क्या हो रहा है, m रेज टू दी पावर z, l की पावर कितनी हो गई है, 3z। कंबाइन करते हैं सबको, m की पावर x यहाँ पे है, m की पावर z यहाँ पे, m रेज टू दी पावर क्या होगी, x प्लस z। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, l की पावर -x, यहाँ पर l की पावर क्या है, 3z, यहाँ पे क्या आ गया, l रेज टू दी पावर -x प्लस में 3z। t की पावर -2x उधर है ही नहीं, तो t की पावर -2x ही रहेगी। ठीक है, ये मिला में किसके इक्वल था ये, कि ये तो कांस्टेंट है, ये इक्वल टू किसके है, l की पावर 1, t की पावर -1, m की कोई पावर नहीं है, इन द सेंस 0 है। ये मिल गया। अब देखिए, इधर वाली और इधर वाली दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या रिलेशन मिल रही है हमें, तो कंपेरिजन सही है। उस तरफ क्या है, m रेज टू दी पावर कितनी है, m रेज टू दी पावर x प्लस z। ठीक है, और इधर m की पावर क्या है, 0, इन द सेंस x प्लस z किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए, -x प्लस 3z पावर है l की, इस तरफ l की पावर कितनी है, 1, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। यहां से t की पावर क्या है, -2x। ठीक है, तो -2x किसके इक्वल आ गया, यहां से -1 के। x से माइनस से माइनस कट गया, यहां से x की वैल्यू हमें मिल रही है, x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। एक वैल्यू तो हमें मिल गई। दूसरी वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, z की। अब देखिए, या तो इस इक्वेशन में रख के x की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते तो क्या हो गया, x के प्लेस पे 1/2 प्लस z इज इक्वल टू 0। यहां से z इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए, रिलेशन में पुट करते हैं। रिलेशन क्या था हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस की पावर x और डेंसिटी की पावर क्या मानी थी मैंने, z। ठीक है, ये था। और इज इक्वल टू का साइन लगाने के लिए क्या किया था, k कांस्टेंट लिया था। सो v इज इक्वल टू k y रेज टू द पावर x की वैल्यू क्या थी, 1/2, y की पावर क्या होगी, 1/2, एंड d की पावर क्या है, z की वैल्यू क्या है, -1/2, इसकी पावर होगी -1/2। अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे अगर हमें लेके आएंगे तो उसको क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी तो कैसे, मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, d रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए, पावर 1/2 इन द सेंस ये क्या
में है, ये इसका भी रूट है और इसका भी क्या है, रूट है। अब रूट है तो इन द सेंस में कैसे लिख सकते हो, v इज इक्वल टू के, कंबाइन का रूट इकट्ठा लिख दो या तो इंडिविजुअल का लिखूं, ये इस तरह से लिख सकते हैं y का रूट अपॉन में d का रूट, दोनों रूट में या फिर कंबाइन का लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। v इज इक्वल टू के रूट y अपॉन में d, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशंस ड्राइव कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।